ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है और वही नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। और वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सरकार सख्ती के मोड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एजमा लगा दिया है, यानी हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर अब नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई हो सकती है। वहीं मंगलवार की रात सरकार ने एजमा का आदेश जारी कर दिया। इससे नया रायपुर में आंदोलन पर बैठे हुए संविदा कर्मचारी की नाराजगी और बढ़ गई है। एजमा के आदेश के बाद उनके खिलाफ अब संविदा कर्मचारियों ने आज जल सत्याग्रह करने का ऐलान उनके द्वारा किया गया। ये शासन के लिए नैतिक रूप से हार है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार यदि अपने जन्म घोषणा पत्र में किए हुए वादे को पूर्ण नहीं कर पा रही है और कर्मचारी आंदोलन पे हैं, तो उन्हें संवाद की बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम लगातार आंदोलनरत हैं, पर किसी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ और इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक चीज दमनपूर्ण कार्रवाई को लेकर पूरे संविदा कर्मचारी बहुत अत्यंत आक्रोशित हैं। कल 12 जुलाई को इसके विरोध में हम सभी जल सत्याग्रह की ओर अग्रसर होंगे। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभाओं में पहुंचे और इस कार्यक्रम के तर्ज पर वह प्रदेश के संभागों में पहुंचकर युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या होगा कार्यक्रम और क्या है इसका मकसद, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में युवा मतदाता इस बार निर्णायक साबित होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने युवाओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। पहले तो राज्य सरकार ने नौकरियों की झड़ी लगा दी। हर विभाग ने रिक्त पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत भी की गई। अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से मुलाकात कर उनसे संवाद करने का फैसला लिया है। सीएम प्रदेश के सभी 5 संभागों में पहुंचेंगे और युवा वर्ग के साथ राज्य सरकार के कामों और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सीएम युवाओं के सवालों के जवाब भी देंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जनता से सीधे संवाद किया है। उसमें हमारे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे प्रदेश के सारे जो जनता है उन सब के हमारे मुख्यमंत्री जी संवाद करते हैं। आपने देखा होगा 90 विधानसभा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात किया, आम जनता की समस्याएं सुनी, उसका स्पॉट पे निराकरण किया। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार युवाओं के हित ले योजनाएं ला रहे हैं, युवाओं के हित में कार्यक्रम बना रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का युवा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के साथ है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी युवाओं से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके हिसाब से किस प्रकार से राज्य सरकार आगे योजनाएं बनाए, इसका निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। कांग्रेस की इस कवायद को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे युवाओं के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच करार दे रही है, तो वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। जिस प्रकार से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम पूरी तरह से प्रायोजित था, भेंट मुलाकात रहा और ये पीएससी घोटाला करके छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार करने वाले आज जब युवाओं का आक्रोश देख रहे हैं तो युवाओं से संवाद करने का निर्णय कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का युवा तय कर लिया है राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का। दरअसल पिछले 3 वर्षों में 6 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इनमें 60 से 70% मतदाता युवा हैं। प्रदेश में युवा मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 40% है। ऐसे में इन्हें साधने के लिए सभी सियासी दल जुटे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं तक पहुंचकर उनसे संवाद करने की पहल की है। अब कांग्रेस को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कमोवेश के 2 दलीय व्यवस्था के बीच आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। पिछले साल की तुलना में आप सियासी रूप उसका देखने को मिलेगा, तो वही आपको बता दें पारंपरिक रूप भी आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आपको बता दें कि जब से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो उत्साह से लबरेज है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वही गुजरात में धमाकेदार एंट्री कर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में वो काफी हद तक सफल रही है। अब उसकी नजर छत्तीसगढ़ पर है। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता वापसी की राह कठिन हो सकती है। रायपुर के बाद बिलासपुर में महारैली कर आपने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। देखिए, किसानों का प्रदेश है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, उस प्रदेश के किसान आज परेशान हैं, दुखी हैं। आखिर क्यों? आखिर क्या बात है कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, यहाँ के किसानों को नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाई लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो नरवा गरवा घुरवा बारी का जो बहुआयामी योजना चला रही है, गौठान के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है, उसमें रेत मिलाया जाता है, कहीं मिट्टी मिलाया जाते हैं, और किसान लेना नहीं चाहता लेकिन बाध्य किया जाता है। हाँ, दावा करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में दिखाई देता है। उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि पूरे प्रदेश में हम सिंचाई का रकबा डबल करेंगे। कहाँ किया? मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि रमन सिंह जी के सरकार के दौरान 2 साल का बोनस हम देंगे। कहाँ दिया? पूरा फर्जी काम करके। सच्चाई तो यह है कि छत्तीसगढ़ का किसान आज परेशान है, त्रस्त है। इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार 90 विधानसभा में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। इस बार भी इनका संगठन कहीं नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को संगठन बनाने का अधिकार है और हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, तमाम तरीके के प्रयोग होते रहे हैं। अंततः यहाँ पे सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहा है। कुछ एक दलों ने कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। और पिछली बार तो आम आदमी पार्टी के 90 के 90 विधानसभा में जमानत जब्त हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे प्रयोगों का वही हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां कांग्रेस और भाजपा को सोचने पर मजबूर कर रही है। हालांकि प्रदेश की सियासी तासीर को देखते हुए तैयारियों को नंबर में बदलने की चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन समीकरण बिगाड़ने का मादा आम आदमी पार्टी रखती हुई जरूर दिखाई दे रही है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और शराबबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस ने धान खरीदी और शराबबंदी को लेकर बीजेपी पर सुनियोजित तरीके से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहले ईडी को भेजकर गलत तरीके से कार्रवाई कराती है। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि धान की खरीदी राज्य सरकार अपने दम पर करती है, केंद्र सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या मोदी सरकार 135 लाख मिलिट्री टन जो है धान बने 35 लाख मिलिट्री टन चावल खरीदेगी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेके, शराब पे गंगा जल की कस्मों को लेके और शराब को घोटाले को लेकर लगातार झूठ बोल रही है। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के नेता आजमाई झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी शराबबंदी के लिए कोई कसम नहीं खाया था। गंगा जल की जो कसम खाई गई थी वो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाई गई थी, इसी हाल में खाई गई थी। कोई चोरी छुपे कोने में बैठ के कसम नहीं खाया गया था। हमने चोरी छुपे कसम खा के प्रेस रिलीज जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार धान खरीदी के मामले में आरनाई झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव के हिसाब से झूठ को बार बार दोहराने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपये धान खरीदी की घोषणा की थी और लगातार 2500 रुपये से बढ़ के धान खरीदी हमारी 2640 और 2660 तक पहुंच चुकी है। अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। आज मुख्यमंत्री निवास में आज शाम को बैठक होगी।
कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मॉनसून सत्र के पहले सरकार की तैयारी होगी, तैयारी पर उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। अनुरूप आपको बता दें अनुपूरक बजट में नए संशोधन किए जा सकते हैं शामिल। और उसके बाद आपको बता दें कि कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर भी मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें भूपेश बघेल सरकार की आज अहम बैठक होने वाली, कैबिनेट बैठक का आयोजन आज किया जाएगा मुख्यमंत्री निवास पर। आज शाम को बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। भूपेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम को होगी। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की तैयारियां जो है वो की जानी है। अनुपूरक बजट में नए संशोधन किए जाने की भी वहां पर संभावनाएं जताई जा रही है। कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर भी मुहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। तो वही आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह आज करने वाले हैं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। रायपुर में जुटेंगे सत्ता संगठन के दिग्गज नेता। गांधी मैदान में 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस आयोजन में शामिल होगी। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आज होगा। प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। रायपुर में जुटेंगे सत्ता संगठन के दिग्गज नेता। गांधी मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्याग्रह होगा। प्रदेश के प्रभारी मंत्री जो है, आपको बता दें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इसमें मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आज रायपुर में होगा। प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। रायपुर में ये सत्ता संगठन के कार्यकर्ता जो है गांधी मैदान में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जुटे रहेंगे। इस वक्त की अगली और बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ पर बीजेपी हाईकमान की नजर। अमित शाह के दौरे के बाद पीएम मोदी आएंगे छत्तीसगढ़। पीएम मोदी इस माह फिर आ सकते हैं छत्तीसगढ़। रायगढ़ में होगी पीएम मोदी की सभी बड़ी सभाएं। आपको बता दें एक माह में पीएम मोदी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा है। ये आपको बता रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। हम आपको ये रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ पर बीजेपी हाईकमान की नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र की भी पेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं किन मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र हंगामेदार होने के आसार है। मानसून सत्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। हालांकि विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या महज 13 है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी कमीशन और करप्शन के मुद्दे को लेकर हमलावर रहेगी और इसके अलावा घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किए जाने और घोटालों का आरोप भी सदन में गूंजेगा। बीजेपी सदन से सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश करेगी। दुर्भाग्य ये है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहाँ की भूपेश सरकार विधायिका के ऊपर में विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। बीजेपी ने सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की तैयारी रख ली है, तो वही कांग्रेस भी जवाबी हमले के लिए तैयार है। कांग्रेस का दावा है
कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी खुद बेनकाब हो जाएगी। स्वागत है उनके अविश्वास प्रस्ताव का। इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने यदि वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव ला के हम उनसे आग्रह करेंगे, चर्चा से मत भाग जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में इस सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, चर्चा से डरते हैं। यदि वास्तव में चर्चा करेंगे तो चुनाव के पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे, अपनी सारी योजनाओं को फिर से सदन के माध्यम से जनता के बीच में बताएंगे। भाजपा में साहस नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनका स्वागत है, लोकतंत्र में ऐसा उनको करने का अधिकार है, लेकिन चर्चा भी करें ऐसी हमारी सलाह है। भागेंगे तो फिर बेनकाब होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इस आखिरी सत्र में बीजेपी आक्रामक तेवर दिखाना चाहती है। संख्या बल के लिहाज से अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। हालांकि देखना ये है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो पाती है या नहीं। रायपुर से स्वप्नील गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अलग अलग ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। महादेव ऐप के बाद अब रेडी अन्ना ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का खेल चल रहा है। वहीं रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में धरपकड़ करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन सट्टे का खेल पूरे शबाब पर है। क्रिकेट के साथ अब लूडो में भी सट्टा लगना शुरू हो गया है। इधर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 राज्यों में दबिश देकर 23 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 मोबाइल और 150 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें 45 लाख रुपए से ज्यादा की रकम होल्ड कराई गई है। महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप, इससे संबंधित 3 जगहों पे पुलिस ने रेड कार्रवाई करी है। खरियार रोड के 2 लोकेशन में और विशाखापट्टनम के 1 लोकेशन में। कुल 3 लोकेशन में रायपुर पुलिस ने रेड करके महादेव ऐप से संबंधित 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से विशाखापट्टनम से 6 आरोपी, उड़ीसा से 14 आरोपी और छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन जिसका इस्तेमाल ये बैटिंग के लिए करते थे, इनसे लैपटॉप, सिस्टम्स, पासबुक्स, ATM कार्ड्स काफ़ी संख्या में बरामद हुए हैं और इनके फ़ोन्स और बाकी चीज़ों के एनालिसिस से लगभग 150 खातों की जानकारी अभी तक पुलिस ने निकाला है, जिसमें से लगभग 45 लाख रुपए पुलिस ने होल्ड कराए हैं, जो एक तरीके से जब्ती के अमाउंट के तौर पे रहेंगे। उसके अलावा और भी खातों की जानकारी इन लोगों से मिलेगी, उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई। आखिरकार पुलिस ने अब ऑनलाइन सट्टे पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। छोटे बुक्की, खाईवाल और सट्टेबाजों के साथ अब संचालकों तक पहुंचने की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के खिलाफ पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया है। लगातार ऑनलाइन सट्टा का कारोबार बढ़ने के बीच आखिरकार रायपुर पुलिस ने अब महादेव ऐप के संचालक रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। रायपुर पुलिस ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब इन दोनों के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों के द्वारा नीदरलैंड और दुबई में बैठकर महादेव ऐप का संचालन किया जा रहा था, जिसके चलते पूरे देश में ऑनलाइन सट्टे का ये काला कारोबार चलाया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा इन दोनों की गिरफ्तारी कब तक रायपुर पुलिस कर पाती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल यह काम मालवीय रोड पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार को खोते हुए वही कारण दिन भर आवागमन वहां पर बंद रहा है और वही आवागमन होता रहा है। ऐसे में अंडर केबलिंग का यह काम लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। क्या है यह, आपको बता दें कि सूरत हाल जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, MG रोड, सदर बाजार, लाखे नगर जैसे क्षेत्रों में यह काम किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से सड़क को 1 वे भी किया गया है। इस काम को पूरा होने में 2 महीने लग सकते हैं। महापौर का कहना है कि अभी शहर के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही इससे निजात मिल जाएगी।
ये काम हम सबके लिए बहुत चैलेंज था और ये काम हमारे लिए बहुत आवश्यक भी था। ये काम हम सबके लिए बहुत चैलेंज भी था, क्योंकि जयस्तंभ चौक में, मालवीय रोड में, एमजी रोड में, सदर बाजार में, लाखे नगर में इस तरीके का काम करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, मगर हमने इसको करके दिखाया, कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में पूरे जो गुच्छे हमको शहर में दिखाई देते हैं वो नहीं देंगे, इसलिए शहर के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, रोडों को भी लेकर परेशानी हो रही है। बहुत जल्दी सब ये है, जब पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा, जब पूरी रोड बन जाएगी तो शहर हमारा जो है व्यवस्थित लगेगा। इस मामले को लेकर नगर निगम प्रतिपक्ष का कहना है कि अंडर केबलिंग का काम तब किया जा रहा है जब शहरों में डामरीकरण अधिकतर जगहों पर हो चुके हैं। बिना प्लान के यह काम किया जा रहा है, पहले इस पर मास्टर प्लान तैयार किया जाना था। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो शहर में अंडरग्राउंड केबल का काम किया जा रहा है, पाइप लाइन का काम किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसमें बिना प्लान के काम करने का कारण ये शहर में जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जिन जगहों में अभी 4 महीने पहले, 6 महीने पहले डामरीकरण का काम किया गया, वैसे जगहों में फिर से खोद करके उस सड़क को खराब किया जाना, कहीं न कहीं बिना प्लान के ये काम जो किया जा रहा है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पहले प्लान कर लें। स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, महापौर जी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि शहर में कोई काम हो रहा है उसको बैठ करके प्लान करें, उसके बाद उन सड़कों पे गड्ढा खोदे या केबल डालें। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा जय स्तंभ से मालवीय रोड होते हुए सिटी कोतवाली, आमापारा से गभाटा होते हुए आश्रम चौक तक बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर केबलिंग काम चालू किया गया। यह केबलिंग काम बारिश के समय न होने के कारण सड़कों में बहुत गड्ढे हो गए हैं। सड़कों में इतने गड्ढे हुए कि आम आदमी उसमें पैदल नहीं चल पा रहा है। गाड़ियाँ, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, एक्टिवा हो, साइकिल हो, उसमें फिसल रही है, लोग गिर रहे हैं, जहाँ हाथ पैर टूट रहे हैं जनता के। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने में करीब 6 करोड़ खर्च किए गए हैं। खुदाई और अंडरग्राउंड केबलिंग के दौरान बाजार प्रभावित न हो, इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। बावजूद इसके लोगों को परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तय समय सीमा में काम पूरा कर लिया जाता है या नहीं। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। कचना रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज पर एक बार फिर से खटाई के मोड़ में हो गए। वहीं आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि ठेकेदार के दस्तावेज अधूरे थे। लोक निर्माण विभाग नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया कर रहा है। आपको बता दें कि कचना रेलवे फाटक से रोजाना 70 से अधिक यात्री और मालगाड़ियां गुजरती है और इस दौरान बार बार फाटक को बंद करना पड़ता है, जिसके कारण आसपास की बड़ी आबादी परेशान होती रही और इसका ध्यान रहता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां पर ओवरब्रिज बनाने का निर्माण किया था और वहीं उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था और 2 बार इस टेंडर को भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। फाटक पर रोज इसी प्रकार का नजारा रहता है। जब रेलवे यहाँ से गुजरती है, कोई भी ट्रेन, करीब 70 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रोजाना गुजरती है और इस बार जो है, इस दौरान जो है रेलवे फाटक बंद होते हैं। 24 घंटे में 70 बार यह नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो रेलवे ओवरब्रिज बनना था वह मामला एक बार फिर खटाई में पड़ चुका है। इससे पहले 2 बार टेंडर निरस्त हो गए थे और एक बार फिर टेंडर निरस्त हुआ और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। रेलगाड़ियों के देरी से पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ट्रेनों के लेट लतीफी से यात्री भी वहां पर परेशान हो रहे हैं। अब दुर्ग भिलाई नगर के बीच ओवरब्रिज पर गर्डन लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि 17 जुलाई को रात में 1 बजे से 6:40 तक और 19 जुलाई से आपको बता दें कि 11 बजे से 20 जुलाई को 3:40 पर ब्लॉक लेवल पर इसका कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है और इसी के चलते 9 ट्रेनें अलग अलग तिथि के हिसाब से रद्द हो रही है और वहीं 8 ट्रेनों का समय में परिवर्तन भी किया गया। लेवल से ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए ट्रेनों का डिले होना तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। उस पर परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आज हम 120 की स्पीड से अगर 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे जाना चाहते हैं तो हमें अपना कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।